नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिग एप्पल में। और रीट 2022 की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं। तो इसी क्रम में हम आज आपके लिए लाए हैं क्लास 6 की जो चैप्टर वाइज है हिस्ट्री। तो आप चैप्टर वाइज वन लाइनर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और मित्रों, जो PDF आप देख रहे हैं इसको डाउनलोड कर सकते हैं राजस्थान एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल के किसी भी लेटेस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। चैप्टर वाइज बहुत अच्छे प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। 6 से लेकर 10 तक 12th तक के जो भी क्लासेस हैं उनके चैप्टर वाइज प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा जो राजस्थान की आपकी बुक्स हैं उनके भी वन लाइनर प्रश्न आपको मिल जाएंगे। दूसरे जो चैनल है वो MCQ बताते हैं, वन लाइनर बताते हैं, पर वो PDF जो है नहीं देते हैं या फिर देते भी हैं तो पैसों में देते हैं। यहाँ पे आपको फ्री मिल जाएंगे। तो इसी तरह के स्टडी मटेरियल की हम आपको जानकारी देते रहेंगे। जो राजस्थान एग्ज़ाम मंत्रा जो यूट्यूब चैनल है इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का इस चैनल का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा मित्रों, अगर आपको RBSC की बुक्स चाहिए तो 6 से लेकर 10 तक की SST की बुक्स भी आप PDF की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। राजस्थान GK की जो बुक हैं हमारा राजस्थान, उन बुकों को भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं PDF की फॉर्म में और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्लास 6 की जो हिस्ट्री है उसको चैप्टर वाइज जो MCQ के प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा अतीत। हमारे अतीत के ज्ञान के भंडार का पता कैसे चलता है? शिलालेख व पुरातन सामग्री से। वे स्रोत जो पुराने हैं तथा पुरातत्व वेताओं द्वारा एकत्रित किए गए हैं कहलाते हैं पुरातात्विक स्रोत। वे प्राचीन स्रोत जो किसी भाषा में लिखे गए साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की थी? तांबा की खोज की थी। सिंधु सभ्यता का पहला नगर कौन सा खोजा गया? पंजाब का हड़प्पा। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पंजाब क्षेत्र का भी हुआ। तो जो पंजाब भारत के हिस्से में है उसको हम पंजाब के नाम से जाना जाता है, और पाकिस्तान में भी पंजाब क्षेत्र है। तो आप इसको वो पाकिस्तान वाले पंजाब की बात हो रही है ना, चाहे तो आप इसको पाकिस्तान का हड़प्पा भी कह सकते हैं। सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल पाकिस्तान में है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटदीजी एवं चौहदड़ो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी रीट 2021 में पूछा गया था। सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल भारत में है? रोपड़, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा आदि। इसमें पूछा जा सकता है कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में है, गुजरात में है ना। इस तरह से भी आपको ये सब कुछ याद करना है। वेदों की रचना किस नदी के तट पर हुई है? सरस्वती नदी के तट पर हुई है। सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है? शिवालिक पहाड़ी से माना जाता है। सिंधु की माँ किस नदी को कहा गया है? सरस्वती को कहा गया है। सिंधु के समकालीन नदी घाटी सभ्यताएं कौन सी है? मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता है। मेसोपोटामिया की दजला फरात नदी सभ्यता है ना। चीन की हंगहो नदी सभ्यता है। समकालीन सभ्यता पिछले बार एक प्रश्न में पूछा गया है। कालीबंगा सभ्यता स्थल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ राजस्थान में है। 1961 में 2 टीलों के बीच में खुदाई से इस स्थल का पता चला है। आहड़ सभ्यता स्थल कहाँ पर है? उदयपुर में। इसे ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, महत्वपूर्ण है। बागोर सभ्यता स्थल कहाँ पर है? स्थित है भीलवाड़ा में है। बागोर सभ्यता स्थल कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। बालाथल व गिलुंड सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में है। नौ सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में है। यहाँ पे ताम्रयुगीन लोहे की कुल्हाड़ी मिली है। चंद्रावती सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? सिरोही में है। पचमता सभ्यता स्थल कहाँ पर है? राजसमंद में है। गणेश्वर सभ्यता स्थल कहाँ पर है? सीकर में है। कातली नदी के तट पर विकसित थी ये सभ्यता। बैराट सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। महाभारत काल के भी अवशेष मिले हैं यहाँ से। तरखान वाला डेरा सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? श्री गंगानगर में। सिंधु सभ्यता ईसा से कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? 2500 वर्ष पुरानी मानी जाती है ईसा से, और वर्तमान से 4500 वर्ष के करीब पुरानी मानी जाएगी। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। वेदों के लिखे जाने के आधार पर वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। वेदों की संख्या कितनी है? सबको पता है आपको, 4। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले मंत्र किस वेद से मिलते हैं? यजुर्वेद से। यज्ञ यजुर, इस तरह से कर सकते हैं आप। देवताओं की पूजा के सभी मंत्र किस वेद में मिलते हैं? सामवेद में। भारतीय संगीत का उद्भव किस वेद से हुआ? सामवेद से। संगीत साम, इस तरह से कर सकते हैं। चिकित्सा विधि का ज्ञान किस वेद से मिलता है? अथर्ववेद से। अथर्ववेद, आयुर्वेद, इस तरह से याद रख सकते हैं। वेद के कितने भाग हैं? 4। संहिता, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद। जीवन में जन्म से मृत्यु तक कितने संस्कारों का उल्लेख वेदों में मिलता है? 16।
वैदिक संस्कृति में मानव जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? 4 आश्रमों में। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? कर्म। आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार किसे माना गया है? कुटुंब यानी परिवार। परिवार सबसे बड़ा है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। वैदिक संस्कृति में कुटुंब शब्द के लिए प्रयुक्त, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? परिवार के लिए। कुटुंबों से मिलकर क्या बनता था? ग्राम, गांव बनता था। गांव के मिलने से क्या बनता था? विश्व बनता था। विश्व का मुखिया कौन होता था? विश्वपति बनता था। विश्व के मिलने से यानी विश्व का समूह से किसका निर्माण होता था? जन होता था। जन का शासक क्या कहलाता था? राजन या जनपति कहलाता था। परिवारों के मिलने से गांव बनता था। वर्तमान में अगर इसको देखें, और गांव के मिलने से जैसे कोई कस्बा बन गया, तहसील बन गया, है ना, और फिर तहसील या कस्बों के मिलने से जिला बन गया। ठीक है। इसी तरह परिवारों के मिलने से गांव, गांव के मिलने से विश्व, विश्व के मिलने से जन। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। वैदिक काल में खिल्य भूमि को, बंजर भूमि को खिल्य भूमि किसे कहा जाता था? बंजर भूमि कहा जाता था। वैदिक सभ्यता में व्यापारी को क्या कहा जाता था? पणी कहा जाता था। ऋग्वेद में किस सिक्के के बारे में पता चलता है? निष्क सिक्का, निष्क के बारे में पता चलता है। वैदिक सभ्यता में व्यापार की कौन सी पद्धति प्रचलन में थी? वस्तु विनिमय, वस्तुओं का आदान प्रदान। ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, ये नदियों के नाम और वर्तमान इनका नाम क्या है, ये याद करना है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। गोमती को गोमल कहा जाता था। सुवस्तु को स्वाद कहा जाता था। ठीक है। सिंधु को सिंध कहा जाता था। वितस्ता को झेलम कहा जाता था। इनको कोई यूट्यूब पे आप ट्रिक भी ढूंढ के, ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। ठीक है। शतुद्री सतलज को कहा जाता था। दशदती सरस्वती दिया हुआ है, और ये मेरे हिसाब से शायद दशदती का मित्रों घग्गर होना चाहिए। और क्या ये सही है ना? तो इस बात को आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, है ना। दशदती सरस्वती का ही नाम था या घग्गर का नाम था? ठीक है। अगला चैप्टर है महाजनपदकालीन भारत एवं मगध साम्राज्य। जनसमूह या कबीला जिस स्थान पर निवास करता था उसे क्या कहा जाता था? जनपद कहा जाता था। बड़े जनपदों में छोटे जनपदों के मिलने से किसका निर्माण हुआ? महाजनपदों का। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। 16 महाजनपदों की राजधानी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी महाजनपद की राजधानी यहाँ से पूछी जा सकती है, तो ये भी याद करना है। ठीक है। अंग, मगध, काशी, कौशल, इन सब की राजधानियाँ हैं, ये आपको लर्न करनी है। महाभारत काल में किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था? मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में। महाजनपद काल का सबसे शक्तिशाली जनपद किसे माना गया है? काशी को माना गया है। रामायण काल के किस महाजनपद की राजधानी अयोध्या को बताया गया है? कौशल को। बौद्ध काल में कौशल की राजधानी किसे बताया गया है? श्रावस्ती को। बुद्ध काल में कौशल की राजधानी किसे बताया गया है? श्रावस्ती को। ठीक है। जिसको अयोध्या भी कहते हैं, है ना। महाभारत में उल्लेखित राजा शिशुपाल का संबंध किस महाजनपद से था? चेदी जनपद से। शूरसेन के किस राजवंश में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था? यादव राजवंश में। तक्षशिला महाविद्यालय किस महाजनपद का एक प्रमुख अंग था? गांधार जनपद। महाजनपद काल में राजा को क्या कहा जाता था? गणपति। भारत का प्रथम विशाल संप्रदाय किस महाजनपद को कहा जाता है? मगध को। मगध की सेना के महत्वपूर्ण अंग कौन थे? हाथी। मगध राज्य की प्रथम राजधानी किसे माना गया है? गिरिव्रज को। ठीक है। मगध राज्य के उत्थान व सरस्वती में किसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? अजातशत्रु का। किस वंश के शासकों ने मगध की सेना में वृद्धि की? नंद वंश के शासकों ने। नंद वंश के शासन के पतन का प्रमुख कारण क्या था? अतिरिक्त कर। अतिरिक्त कर, ये कई सारे शासन समाप्त हो गए इस वजह से। नंदवंश के बाद मगध का राजा कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य। पता है आपको, जो नंदवंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध इसके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त की सहायता किसने की थी? आचार्य चाणक्य ने। उन्होंने इसको सिखाया, पढ़ाया, सब कुछ बता के सारी रणनीति बना के नंदवंश का जो है सर्वनाश कर दिया था। अगला चैप्टर है मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत। मौर्य काल का शासन काल रहा है, कब से कब तक रहा है? ये 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेके 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व तक रहा है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? आचार्य चाणक्य का, जिनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है ना।
मौर्य साम्राज्य की स्थापना के समय किस राजा का शासन था? घनानंद का, बताया है अभी आपको। आचार्य चाणक्य कहाँ पर अध्यापन का कार्य करते थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। ठीक है। चाणक्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? अर्थशास्त्र, है ना। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता था? कौटिल्य के नाम से। सिकंदर के किस उत्तराधिकारी को चंद्रगुप्त ने बुरी तरह से पराजित किया था? सेल्यूकस को। सिकंदर के सेनापति के रूप में सेल्यूकस चंद्रगुप्त से लड़ने आया था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराया और बाद में दोनों में फिर संधि हो गई। तो सेल्यूकस ने अपना जो एक राजदूत के रूप में मेगस्थनीज नाम के व्यक्ति को मगध साम्राज्य में छोड़ दिया था। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल देखा और उसके ऊपर जो है एक पुस्तक भी लिखी, उसको इंडिका कहा जाता है। तो यही है इसमें। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में मगध में रुका? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। और ये सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था, ये भी आपको पता होगा, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सेल्यूकस के रूप के राजदूत के रूप में कौन था? है ना, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की रचना क्या है? इंडिका। चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम समय में किसे अपना गुरु बनाया? जैन धर्म के भद्रबाहु को श्रवण बेलगोला में गुरु बना के तपस्या का मार्ग अपनाया। ठीक है। किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता है? बिंदुसार को। सम्राट अशोक का उसके अभिलेखों में क्या नाम आता है? देवनाम प्रियदर्शी। अशोक मौर्य शासन का सम्राट कब बना? 269 ईस्वी पूर्व में। किस युद्ध के नरसंहार ने अशोक का हृदय परिवर्तन किया? वो उसने कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली। कलिंग युद्ध, है ना। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि। अशोक की अच्छी शिक्षाएं किस नाम से चर्चित हुई है? अशोक के धम्म नाम से। बौद्ध धर्म की कौन सी संगोष्ठी सम्राट अशोक के काल में संपन्न हुई है? पाटलिपुत्र में, तृतीय संगोष्ठी में। पहली और दूसरी जो बौद्ध धर्म की संगोष्ठी हुई है किसके टाइम में हुई है? कहाँ पे हुई है? ये आपको लिखना है अगर पता हो तो इसके वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सिंगल यानी श्रीलंका में किससे भेजा? अपने पुत्र महेंद्र व संघमित्रा को। ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यवन देश किसे भेजा? महारक्षित को। यानी आप समझ रहे हैं अशोक कितना बड़ा शासक था, कितने कितने देशों में, कितने दूर दूर इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, है ना, अपने अपने व्यक्ति भेजे। ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वनवासी यानी उत्तरी कनाडा में किसे भेजा? रक्षित को। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्वर्ण भूमि पेंगो में किसे भेजा? सोन व उत्तरा को। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य किसका रहा? कुषाण का। प्रमुख कुषाण शासक कौन था? कनिष्क। गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ कर उसकी स्मृति में अश्व चिन्हित सिक्के चलाए थे? समुद्रगुप्त ने। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? हरिशेन, जो कि समुद्रगुप्त का मंत्री था, वो लेखक था। किस गुप्त शासक को वीणा वादन का शौक था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त काफ़ी महान शासक रहा है, इसके बारे में आपने पढ़ रखा है पूरा, है ना। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, है ना, तो इसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने समकालीन किन विदेशी आक्रमणकारियों को परास्त किया था? शकों को, है ना। शक जो कि विदेशी आक्रमणकारी थे, है ना, उनको परास्त किया था। किसने अपने विजयी अभियानों के बाद कैलेंडर चलवाए? विक्रमादित्य ने विक्रमी संवत चलवाया था। विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न कौन थे? महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंख, वेताल भट्ट, घटकरपर, वरामिहिर, वररुचि। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अकबर के दरबार में भी नवरत्न हुआ करते थे, पर ये विक्रमादित्य का अपने कई बार पूछा गया है। और इसमें जैसे वरामिहिर जो है खगोल वेता थे, कालिदास जी जो थे वो साहित्य लिखा करते थे, है ना। तो आपको ये सब का ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि कौन किस में किसका ज्ञाता था, मतलब, है ना। चीनी यात्री कौन सा चीनी यात्री विक्रमादित्य के काल में भारत आया? फायान। विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त के टाइम पे कौन आया? फायान आया था। और हेनसांग जो है हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, तो हर्ष हेनसांग ऐसे याद रखना है। ठीक है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसके काल को माना जाता है? गुप्त वंश का शासन काल माना जाता है। अगला चैप्टर है प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था। विदेशी व्यापार के लिए प्राचीन भारत में कितने पथ थे? 2 पथ, उत्तरापथ व दक्षिणापथ। ठीक है। उत्तरापथ का उल्लेख करो तो ये कहाँ से कहाँ तक था? ठीक है। हमारी सांस्कृतिक विरासत।
अस्थियों के ऊपर मिट्टी एवं ईंटों से बनाए जाने वाले अर्धवृत्ताकार टीले क्या कहलाते हैं? स्तूप कहलाते हैं। बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। भारहूत स्तूप के अवशेष कहाँ पर हैं? कोलकाता संग्रहालय में है। गुफा में पूजा हेतु निर्मित ठोस स्तूप क्या कहलाते हैं? चैत्य। बार बार शब्द आएगा चैत्य, तो आपको पता रखना है कि चैत्य क्या होता था। गुफा में पूजा हेतु जो ठोस स्तूप बनाए जाते थे उनको चैत्य कहा जाता है। और भिक्षुओं के रहने के लिए बनाई गई, भिक्षु यहाँ से वहाँ तक कई कई जगहों पर जाके धर्म का प्रसार करते थे, तो उनके रहने के लिए जो गुफाएँ बनाई गई थी वो विहार कहलाती थी। चैत्य तथा विहार की मुख्य विशेषता क्या थी? इनके दीवारों पर चित्र बने होते थे। किससे जुड़े चित्र होते थे? बौद्ध धर्म से जुड़ी जातक कथाओं के चित्रण मिलता है यहाँ पे। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बाघोरा नदी की घाटी में है। ठीक है। अजंता की गुफाएं कितनी हैं? कुल 29 है, जिनमें से 5 चैत्य हैं। चैत्य पता है ना आपको, जिनमें पूजा के लिए एक ठोस स्तूप मिलता था। 490 ईस्वी के बाद अजंता को छोड़कर सब कहाँ चले गए थे? एलोरा नामक स्थान पर चले गए थे, जिसको स्थानीय भाषा में वेल्लूर कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप कब से प्रारंभ माना जाता है? मौर्य काल से। सारनाथ के अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं? 4। आप कोई भी नोट देखिए, आपको जो आपका जो चिन्ह है अशोक स्तंभ का, उसमें 3 शेर दिखाई देंगे, एक शेर पीछे है, तो इस तरह से 4 शेर होते हैं। ये 15वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक स्तंभ के आधार में कौन कौन से जानवर उल्लेखित है? पूछा गया है। बैल, घोड़ा, हाथी व शेर। अशोक स्तंभ का जो आधार वाला हिस्सा है उसमें आपको बैल, घोड़ा वगैरह इनकी तो कई बार दिख जाती है। हाथी वो शेर भी होते हैं। ये जिसे अगर चिन्ह को पूरा घुमा के देखेंगे ना तो 4 जानवर हैं उसमें नीचे, बैल, घोड़ा, हाथी व शेर। आप यूट्यूब पे जाके अगर देखेंगे तो आपको कोई 3D अगर डायग्राम मिलेगा उसमें, तो उसमें आपको ये चारों जानवर दिख जाएंगे। भारतीय कला के इतिहास में किस काल को स्वर्ण काल माना गया है? गुप्त काल को। प्राचीन काल के प्रमुख साहित्यकार व उनकी रचनाएं कई बार पूछा गया है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र लिखी, कालिदास जी अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमार संभव, शूद्रक ने मृच्छकट्टिकम, अमर सिंह ने अमरकोश, सम्राट हर्ष ने 3 नाटक लिखे, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, बाणभट्ट जी ने हर्ष चरित्र लिखा, इलांग्रे आदिगल इन्होंने शिल्पादिक्रम तमिल भाषा में लिखी, शीतले सतनार मणिमेखलई तमिल में लिखी। आयुर्वेद का ग्रंथ किसने लिखा? चरक ने लिखा। शल्य चिकित्सा की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? सुश्रुत संहिता में मिलती है। आर्यभट्ट का संबंधता किससे था? खगोल विज्ञान से था। आर्यभट्ट की रचना कौन सी थी? आर्यभट्टीय। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में क्या संग्रहित है? भिक्षुओं के लिए नियम। विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियम संग्रहित है। बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक में क्या संग्रहित है? बुद्ध की शिक्षाएं हैं। बौद्ध ग्रंथ अभिधम पिटक में क्या संग्रहित है? धर्म व सांसारिक ज्ञान के विषय संग्रहित हैं। तमिल भाषा में लिखा साहित्य क्या कहलाता है? संगम साहित्य कहलाता है। तो मित्रों, क्लास 6 की जो हिस्ट्री है उसमें इतना ही है, और आप बुक भी पढ़ सकते हैं, इनको भी पढ़ सकते हैं, आपस में क्रॉस चेक कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए। हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के फ्री स्टडी मटेरियल की हम आपको जानकारी देते रहेंगे, उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करवाते रहेंगे, है ना। हर एक क्लास से संबंधित भूगोल, SST, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, हिस्ट्री वगैरह से संबंधित प्रश्नों की करवाते रहेंगे। इसके अलावा यूनिट वाइज जो भी प्रश्न हैं वो भी आपके लिए लाते रहेंगे। हमारी कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए। धुआंधार तैयारी करें। सिर्फ एक बात है, धुआंधार तैयारी करते रहिए, और ऐसा मौका जो है ज़िंदगी में कम मिलता है, मतलब कि। तो लगे रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।